केसरिया बाल अवनीत पधारो हमारे देश में। राजस्थान राजाओं का राजघराना। राजस्थान राजपूतों की आन बान और शान की पहचान। राजस्थान शौर्य का दूसरा नाम। और तो और राजस्थान किताब मोहब्बत भी है। अभी बात इसी किताब मोहब्बत के उस सफ़े की जिस सफ़े पर सलीम सी मोहब्बत है, अनारकली सा दर्द है और जिसमें रूह कपा देने वाला अंत है। दास्तां एक ऐसी मोहब्बत की जो आज भी जयपुर में सांस ले रही है, जिसके घुंघरुओं की खनक आज भी जयपुर महसूस करता है, जिसके चर्चे हर शख्स की जुबान पर हैं। एक ऐसी मोहब्बत जो घोड़ों की टापों, तीरों, तलवारों, बल्लम, ढालों, बर्छियों के बीच में पली बड़ी और पाकीज़ा भी रही। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जयपुर नरेश महाराजा जगत सिंह और रस कपूर के प्रेम प्रसंग की। 18वीं सदी ढल रही थी और जयपुर के गुणीजन खाना में एक लड़की 19वीं सदी के लिए जिंदगी का ताना बाना बुनने लगी थी। लड़की जो उस जमाने की मशहूर तवायफ नूरी बेगम की बेटी थी। लड़की जिसने जवानी में कदम रखने से पहले ही अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। लड़की जिसने पारो बेगम से नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। लड़की जो किताब मोहब्बत में अमर होने के लिए तैयार होने लगी थी। गुणीजन खाना से निकलकर अब रस कपूर के हुस्न के चर्चे शहर भर में होने लगे थे और वो गुणीजन खाना से निकलकर अपने नृत्य का जादू हवा महल बनाने वाले महाराज प्रताप सिंह के दरबार में बिखेरने लगी थी। महाराज प्रताप सिंह के बेटे जगत सिंह की पहली नजर रस कपूर पर यहीं पड़ी थी और यहीं से जयपुर राजघराने की सबसे बड़ी मोहब्बत की नींव पड़ी। रस कपूर नाम की नर्तकी थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में कारखाने स्थापित किए थे और कारखानों का अर्थ होता है डिपार्टमेंट। उसमें एक विभाग हुआ करता था जिसे गुणीजन खाना कहते हैं हम। गुणीजन खाना में एक नर्तकी थी जिसका नाम था पारो बेगम और इस पारो बेगम ने रस कपूर को नृत्य सिखाया था और उसके बाद नृत्य सीखने के साथ साथ ये कहते हैं कि बहुत सुंदर थी और इसे जयपुर की नूर जहां तक कहा जाता है। इसने जब नृत्य सीखा तो ये धीरे धीरे दरबार में नृत्य करने लगी और ये कहा जाता है कि जगत सिंह ने इस नर्तकी को, रस कपूर को, वहीं दरबार में नृत्य करते देखा था और उसी के बाद उससे वो अत्यधिक मोहित हो गए थे। रस कपूर के लिए जगत सिंह के दिल में मोहब्बत के बीज पड़ चुके थे और जब 1803 में महाराज प्रताप सिंह की मौत के बाद जगत सिंह जयपुर के राज सिंहासन पर बैठे, तब ये मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जगत सिंह और रस कपूर एक दूसरे को मन ही मन अपना मान चुके थे।
एक तवायफ तो दूसरा राज परिवार का सदस्य, खुद राजा। बड़ा बेजोड़ मेल था, लेकिन वाकई बड़ा बेजोड़ हो गया था ये मेल। रस कपूर और जगत सिंह का मन एक दूसरे से मिलकर बावरा हो गया था। बावरी सी धुन पर दोनों ऐसे थिरकने लगे थे कि भूल गए थे वो फर्क, जो फर्क राजघराने और तवायफ के मोहल्ले के बीच का था। वो फर्क जिसमें राजा पवित्र सिंहासन पर बैठता था और तवायफ बदनाम मोहल्ले के कोठे पर रहती थी। रस कपूर भले ही बदनाम मोहल्ले में रहती थी, लेकिन उसकी सोच पर उस मोहल्ले का कोई असर न था। वो जितनी शिद्दत से नृत्य किया करती थी, उतनी ही ठसक से अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा करती थी। और मैं बिन ब्याही पत्नी हूँ, क्या अंतर है ब्याता और अनब्याही पत्नियों में? देहदान तो दोनों ही करती हैं, अपने कुमारे का अर्घ्य तो दोनों ही चढ़ाती हैं, फिर दोनों की प्रतिष्ठा में इतना अंतर क्यों? क्या वे स्वर्ण मंडित है और शेष क्या मन बहलाने वाली मिट्टी की मूर्तें मात्र है? लेकिन वे तो उच्च कुलों से आई राजकुमारियां हैं और मैं एक तवायफ की जनी, लेकिन जन्म लेना तो किसी के वश में नहीं होता। इसी ठसक पर जगत सिंह फिदा थे। रानियों और पटरानियों की लंबी फहरिस्त होने के बावजूद जगत सिंह बदनाम गली की रस कपूर पर जान छिड़कने लगे थे। हटो, ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे ही लेटी रहूं ना। तुम जैसी विलक्षण गुणवान सुंदरी को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा राज्य, यौवन, भोग सब सार्थक हो गए। जगत सिंह पर रस कपूर का जादू इस कदर चढ़ा कि वो उसे अपने साथ राज सिंहासन पर भी बिठाने लगे थे। इतना ही नहीं, जगत सिंह ने रस कपूर को सामंतों और जागीरी के फैसले करने का अधिकार तक दे दिया। जहाँ कहीं भी जाते थे उसको साथ लेकर जाते थे। ये भी माना जाता है कि दरबार में वो वहाँ उनके साथ बैठने लगी। ये भी कहा जाता है कि वो जागीरदारों के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। चारों तरफ रस कपूर और जगत सिंह की मोहब्बत के चर्चे होने लगे और जयपुर का राज दरबार श्रृंगार रस गाने लगा। वो घुंघरुओं की खनक जो अभी तक सिर्फ कोठे की मोहताज थी, अब वही खनक जगत सिंह के दिल में जगह बना चुकी थी, और एक ऐसी जगह कि पूरे राज्य की आधी से ज्यादा शक्तियां उससे मिल गईं। और फिर जयपुर का जो दरबार था, जो राजमहल था, अब श्रृंगारी राग गाने लगा था। रस कपूर का रुतबा बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि जगत सिंह ने रस कपूर के लिए चंद्र महल के पास ही रस विलास महल भी बनवा दिया। साथ ही जयपुर का आधा राज भी उसे दे दिया। आधा राज मिलने की वजह से इतिहास में कई जगह रस कपूर को अर्ध राजेश्वरी भी लिखा गया है। किताब मोहब्बत में रस कपूर की कहानी जिस कदर दर्ज है, ठीक वैसे ही जयपुर राजमहल और कांच गेट में आज भी रस कपूर की यादें जिंदा हैं। रस कपूर की निशानियां आज भी जयपुर के राजमहल में तो है ही, लेकिन ये वो कोठा है जहां पर रस कपूर रहा करती थी और कांच गेट के नाम से इसे आज जाना जाता है। जयपुर में सांगानेर गेट के पास में ये गेट आज भी बना हुआ है, जिसको कांच का गेट कहा जाता है। और कांच के इस गेट के ऊपर आप देख पाएंगे, यहाँ ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं, इस छतरी के नीचे जो कक्ष है, उस कक्ष में रहा करती थी रस कपूर, और इसी झरोके से वो जगत सिंह का दीदार किया करती थी। आज भी इसकी नक्काशी, इसकी बनावट, इसकी पेंटिंग देखते ही बनती है और लोगों को अनायास ही रस कपूर की याद आती है जब वो कांच गेट से गुजरते हैं।
रस कपूर अर्ध राजेश्वरी होकर बेहद ताकतवर हो गई थी, सामंतों और जागीरी के फैसले कर रही थी और हर तरफ उसके ही नाम का डंका बजने लगा था। जगत सिंह से प्रेम संबंध बनाकर रस कपूर ने अपनी मोहब्बत को तो हासिल किया ही, साथ ही हासिल किया उस ताकत को भी जिसके लिए कहा जाता है कि नारी अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से कर जाए तो फिर वो राजाओं से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और हुआ भी वही। सारी ताकत रस कपूर के कब्जे में आ चुकी थी और अब रस कपूर का हुक्म बजने लगा था। रस कपूर और जगत सिंह की मोहब्बतें सातवें आसमान पर थीं और दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि उन्हें न राजपूती परंपरा का ख्याल रहा, न राज दरबार के अलिखित नियमों का। इसी बेसुधी में जगत सिंह रस कपूर को अपने साथ हाथी पर बिठाकर संभ्रांत जनों के फाग उत्सव में चले गए। जगत सिंह जी ने रस कपूर को भी अपने साथ हाथी पर एक साथ बिठाया और वो यहाँ जयपुर में उस प्रोसेशन में घूमे। अब ये रस कपूर के लिए अपने लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन परंपरागत जयपुर के जो ठाकुर थे, जागीरदार थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। रस कपूर की मोहब्बत को फाग उत्सव में जो सूतक लगा वो जोधपुर के साथ युद्ध के दौरान ग्रहण में तब्दील हो गया और कुदरत की चालाकी देखिए, इस युद्ध के बीच भी जगत सिंह के लिए आए एक विवाह प्रस्ताव से ही पड़े थे। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री, बहुत सुंदर पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह का प्रस्ताव उसके लिए आया। जगत सिंह ने इनकार कर दिया, लेकिन रस कपूर ने समझाया कि नहीं, आपको ये विवाह करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ के साथ आपका संबंध, इस वैवाहिक संबंध स्थापित होने से मित्र राज्य बनता है। खैर वो विवाह करने के लिए चले, लेकिन तो उसका नारियल पहले जोधपुर महाराजा मान सिंह के लिए दिया गया था। तो उनको ये लगा कि ये तो नारियल, ये सगाई मेरे साथ हुई थी और अब ये तोड़कर उसके साथ कर रहे हैं सगाई, जगत सिंह के साथ कर रहे हैं, ये तो हमारा अपमान है। तो बस वो युद्ध वाला काम हो गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो जगत सिंह को युद्ध करने के लिए वहाँ जाना पड़ा। इस बीच में रस कपूर अकेली रह गई। जोधपुर से जंग के लिए जगत सिंह जयपुर से बाहर निकल गए थे। जगत सिंह के बाहर निकलते ही उन सामंतों और जागीरदारों को साजिश का मौका मिल गया जिनकी आंखों में रस कपूर खटकती थी। साथ ही साथ इन जागीरदारों को जगत सिंह की उन रानियों का भी साथ मिला जो रस कपूर की वजह से बस नाम की रानियां रह गई थी। धक्का मारकर द्वार तोड़ डालो और इस कवायद को घसीटकर महल के बाहर फेंक दो। छिन्नाल कहीं की, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? 2 कौड़ी की औरत महाराज पर डोरे डालकर यहाँ रानियों की बराबरी करने आई है। अरे दरवाजा तो खोल कर देख, आज तुझे कौन बचाता है। रस कपूर के खिलाफ साजिश रचने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें सामंत चांद सिंह दूनी, मेघ सिंह डिग्गी, बैरिसाल सिंह सामोद, किशन सिंह चौमू और स्वरूप सिंह का नाम अहम था। इन जागीरदारों और सामंतों की साजिश काम कर गई। जंग के मैदान से लौटते ही राजा जगत सिंह के सामने रस कपूर का मामला उठा और जगत सिंह ने उनके लिए एक ऐसी सजा मुकर्रर कर दी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। महाराज की कृपा से जयपुर राज्य की अर्धराजन बनी रस कपूर नामक औरत ने अन्नदाता से विश्वासघात कर राजद्रोह किया है। उसने राजकोष में गबन कर महाराज के विरुद्ध सेना तैयार कर उन्हें सिंहासन से हटाने का षड्यंत्र रचने, अपने रूप जाल से महाराज को मुक्त कर महल में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद श्रेष्ठ राजपूत कुलों से आई महारानियों तक को अपमानित किया है। उस विश्वासघातिनी दुष्चरित्र को कल प्रातः सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए। रस कपूर जिंदा दीवार में चुनवाई तो नहीं गई, हाँ वो नाहरगढ़ के किले में कैद जरूर कर दी गई। 5 साल
पूरे 5 साल रस कपूर नाहरगढ़ के अंधेरे कैदखाने में कैद रही, इस उम्मीद में कि जगत सिंह आएंगे और मिथ्या आरोपों से मुक्ति दिलाएंगे। रस कपूर के हक में काल कोठरी का यह अंधेरा आ चुका था, लेकिन दिल के तार अभी भी जगत सिंह के प्यार के अनुराग गा रहे थे। व्याकुल हो रही थी रस कपूर अपने प्रेम जगत सिंह से मिलने के लिए, तो वहीं जगत सिंह भी कम परेशान नहीं थे। उन्हें भी इंतजार था कि वो घड़ी कब आएगी जब रस कपूर से एक बार फिर मुलाकात होगी और फिर वक्त ने जयपुर के इस दरबार में एक बार फिर से करवट ली। कैदखाने में रस कपूर व्याकुल थी तो बाहर जगत सिंह, और जब जगत सिंह को रस कपूर के निर्दोष होने का एहसास हुआ तो फिर वो उनके साथ सब कुछ त्याग कर कहीं भी निकल जाने को तैयार हो गए। सबसे हटकर मेरा भी अपना मान सम्मान है। आपके प्रति समर्पित होने का अर्थ मेरा सम्मान विहीन हो जाना कदापि नहीं है। रसविलास ही नहीं, पूरे चंद्र महल में मेरी वापसी असंभव है, न स्वेच्छा से और न ही बलपूर्वक। तो फिर आमिर बहनों में ही चलो। उन्हें तो मैं आपकी इच्छा पर 4 वर्ष पूर्व ही छोड़ आई थी। अब मैं अर्धराजन नहीं रही। जानता था यही उत्तर होंगे तुम्हारे। तो आओ यहाँ से दूर कहीं शांति की खोज में निकल चले। हम दोनों ही अपना आज त्याग कर सुखद कल की अर्ध राजेश्वरी तक और फिर रंग विलास महल से कैदखाने तक के सफर में रस कपूर के साथ अगर कुछ था तो वो उनका स्वाभिमान था, और इसी स्वाभिमान की वजह से रस कपूर ने जगत सिंह के उस निवेदन को ठुकरा दिया जो कैदखाने से बाहर निकल आने के लिए किया गया था, फिर से राजमहल में आने के लिए किया गया था। दोनों दूर दूर थे और इसी बीच साजिशों का खंजर राजा जगत सिंह के सीने में उतर गया और उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। राजा जगत सिंह की मौत की खबर ने रस कपूर को तोड़कर रख दिया। वो जिस मोहब्बत के सहारे कैदखाने में जी रही थी, उस मोहब्बत का साथ जब छूटा तो पूरी दुनिया उनके लिए खत्म सी हो गई। जगत सिंह की मौत के समाचार ने कैदखाने में बंद रस कपूर को झकझोर कर रख दिया। रस कपूर की आखिरी चाह थी कि वो अपने प्रेमी से अंतिम बार मिलती, उनके अंतिम दर्शन कर पाती, लेकिन यह ख्वाहिश पूरी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कैदखाने में थी रस कपूर। मगर रस कपूर ने अपनी कुशलता का परिचय दिया और फिर इस तरह की स्थितियां पैदा की कि वो गैटोर की छतरी पहुंच गई जहां पर जगत सिंह का अंतिम संस्कार होना था, और फिर वहीं लिखा प्रेम का एक ऐसा अमिट इतिहास, एक ऐसी इबारत जिसे जयपुर आज तक याद करता है। रस कपूर कैदखाने में थी, लिहाजा जगत सिंह को आखिरी बार देखने की उनकी ख्वाहिशों पर ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन रस कपूर तो रस कपूर थीं। उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि सीधे राजा जगत सिंह की चिता के पास पहुंच गईं। मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन करा दे। मैं परवरदिगार से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं आपका इल्जाम वापस ले लूंगी। ठीक है बेटी, महाराज के अंतिम दर्शन के बाद मैं स्वयं शोक की अवधि के पश्चात तुम्हें प्रथम दरबार में ही कारामुक्त करवाकर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हारा पुनर्वास भी करवा दूंगा। इन दोनों को महाराज प्रताप सिंह की समाधि के ऊपर वाले बुर्ज पर ले जाओ। महाराज के अंतिम दर्शन के बाद इन्हें मेरे पास ले आना। ठाकुर साहब, और सुनो, कोई पूछे तो कहना यह मेरा आदेश है। आखिरी दर्शन के बाद रस कपूर महल से बाहर निकल गईं और उस जगह पहुंच गईं जहां जगत सिंह की चिता जल रही थी। एक पल को रस कपूर ने जलती हुई चिता को देखा और दूसरे ही पल उन्होंने भी खुद को उसी अग्नि को समर्पित कर दिया। जगत सिंह की चिता पर रस कपूर सती हो गई और दोनों के शरीर से निकल रही अग्नि से किताब मोहब्बत में एक ऐसी कहानी दर्ज हुई जो किसी किताब में किसी और सफ़े पर नहीं मिलती, जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती।
जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मरुधरा में दफन है। खुशियां भी गईं, गम भी गए, मिट तुम भी गए, मिट हम भी गए, और अगर कुछ रह गया तो सिर्फ रस कपूर और जगत सिंह की मोहब्बत की ये दास्तां जो आज तक नहीं मिट पाई है। जयपुर आज भी उसे याद करता है। मोहब्बत की वो धड़कनें आज भी जयपुर में धड़कती हैं। उन नाजुक सांसों को आज भी जयपुर महसूस करता है, और जयपुर के किलों से निकलने वाली हवा शायद बार बार रस कपूर और जगत सिंह का पता पूछती है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18